चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थी एवं साथियों का गुड मॉर्निंग। आपको पीछे वाले वीडियो में 10वीं वर्ग का जीव विज्ञान के जैव प्रकर्म का दूसरा भाग श्वसन के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस, चक्रीय प्रतिक्रिया, ऑक्सी अनऑक्सी, इन सभी के बारे में बताया जा चुका है। अब प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको फिजिक्स का अति लघुतरीय क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसा कि पीछे के वीडियो में दिया गया था। आप लोग बहुत अच्छे मेहनत भी कर रहे हैं, ये मुझे विश्वास है। कुछ बच्चे तो जो होमवर्क दिया जाता है उनका आंसर लिख करके व्हाट्सअप करते हैं, मैं उन्हें चेक करके गुड भेजता हूँ, वेरी गुड भेजता हूँ। जैसा उनका लिखावट रहता है उसके आधार पर मैं यहाँ से उनको भी अपने तरीके से रिजल्ट की तरह भेजता हूँ, जिस प्रकार से आपका क्लास में टेस्ट हुआ करता था। चलिए विद्यार्थी, बहुत अच्छे इसी प्रकार से लगे रहें, है न। क्लास हो या ना हो, आप यदि इस प्रकार से लगे रहे हैं तो पर भी क्लास से कम नहीं है। आप लगे रहें, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी दुआ है। और आप सभी विद्यार्थियों को, अपने साथियों को, एक दूसरे को इस वीडियो के जरिए जुड़े रहें और संबंध अच्छा रखें। तो आइए आज हम आप लोग को इस वीडियो में श्वसन अंग के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन अंग, कुछ जीव उसका श्वसन अंग, क्योंकि जितने भी जीव हैं सभी जीवों का श्वसन अंग एक जैसा नहीं है, सबका श्वसन अंग अलग अलग होता है, श्वसन क्रिया भी अलग होती है। तो आइए हम उन जीवों का नाम और उसके श्वसन अंग का नाम के बारे में जानते हैं। आप जानते हो कि श्वसन की क्रिया जिस अंग से होती है उसे श्वसन अंग कहते हैं। मनुष्य को लेते हैं उदाहरण में, तो मनुष्य में श्वास लेने की क्रिया है ने, हवा लेने और छोड़ने की क्रिया नासिका छिद्र यानी कहने का मतलब होता है नाक द्वारा होती है। उसी प्रकार से सभी जीवों में अलग अलग होता है। यह नासिका छिद्र जो होती है, आप जानते हैं कि यह श्वसन नली से होते हुए फेफड़े में जाकर जुड़ती है और वहाँ पर इन गैसों का ऑक्सीकरण क्रिया होती है। इसके मदद से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तब जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि आपने पीछे के वीडियो में देखा था, सुना था, और पूरा वीडियो देखने को कोशिश करें, आपको पूरा से पूरा लेक्चर पूरा समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो अलग अलग जीवों में श्वसन का अंग अलग है। आपने अभी सुना कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा होगा। क्या होगा? फेफड़ा होगा। जितने भी पक्षी वर्ग हैं, पक्षियों का आप नाम जानते होंगे, उन सभी जीवों में श्वसन का अंग फेफड़ा होता है। जितने भी जलीय जीव है उन सभी जीवों का श्वसन अंग गलफड़ा होता है। इसी को अंग्रेजी में गिल्स के नाम से जाना जाता है। मेढक का नाम सुना होगा, इसको उभयचर प्राणी कहते हैं। तो इसका दो अंग होता है, गिल्स भी होता है और फेफड़ा भी होता है। जो ट्रेडपोल की अवस्था में होती है, छोटे ट्रेडपोल की अवस्था में होती है, उसका गिल्स होता है यानी गलफड़ा होता है। लेकिन यदि वह वयस्क मेढक बन जाता है तब वो श्वसन का अंग फेफड़े होता है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी अलग अलग जीवों में श्वसन का अंग अलग अलग है। मैं कुछ जीवों का अभी नाम और उसका श्वसन अंग बोला, मैं उसी प्रकार से उन सभी को लिखा दूंगा, है ने। कुछ समूह जैसे मत्स्य वर्ग बोल दिया गया, मतलब मछली का वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, तो ये पूरे वर्ग है। किसी एक जीव
कि जाति का नाम नहीं, उसके वर्ग। स्तनधारी में मनुष्य भी है, हाथी, जो आप जानते होंगे कि जिस जीव का जन्म संतान रूप में होता है उन जीवों को स्तनधारी वर्ग कहते हैं, और जिस जीव का जन्म अंडे के रूप में होता है उसे अंडजनक जीव कहते हैं। आप मुर्गा मुर्गी कहते हो, इसका जन्म अंडे से होती है। कीट पतंग, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, ये सब अंडजनक जीव है। मछली अंडजनक जीव है। हाथी का नाम सुना होगा, देखा होगा, वो संतान रूप में पैदा होती है। इस प्रकार से विद्यार्थी जो संतान के रूप में पैदा होता है वो स्तनधारी वर्ग कहलाता है, और जो अंडे के रूप में पैदा होता है वो अंडजनक जीव कहलाता है। अंडे के विकास के बाद उस अंडे से संतान की उत्पत्ति होती है, तो उन जीवों को अंडजनक जीव कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के श्वसन अंग, फेफड़ा के बारे में। आइए पहले हम श्वसन अंग और कुछ जीवों का नाम और श्वसन अंग के बारे में लिखते हैं, फिर आपको मनुष्य के फेफड़ा के बारे में पढ़ाते हैं। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने श्वसन अंग का परिभाषा के साथ कुछ उसके उदाहरण लिखे गए हैं। श्वसन अंग किसे कहते हैं? जीवधारी का वह अंग, वह विशेष अंग जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन अंग कहलाता है। अलग अलग जीवों की श्वसन अंग क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। हम एक उदाहरण ले रहे हैं विद्यार्थी, जीवों का नाम या जीवों के समूह का नाम भी लिख सकते हैं। इधर है श्वसन अंग का नाम। अभी हम और इसके नीचे लिखा हुआ है स्तनधारी वर्ग, फेफड़ा। मनुष्य भी स्तनधारी वर्ग में ही आता है, लेकिन इसको अलग से इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि बार बार मनुष्य के बारे में आगे पढ़ना है। तो मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। पक्षी, जितने भी पक्षी वर्ग है, फेफड़ा। वयस्क मेढक, फेफड़ा। सरीसृप वर्ग, फेफड़ा। मत्स्य यानी मछली प्रजाति, जितने भी मछली प्रजातियां है सभी अधिकांशतः गलफड़े का उपयोग करते हैं। और इसके आगे है जो हम लिख रहे हैं, देखिए पीछे भी कुछ और भी जीवों का नाम और श्वसन दिया गया था। और भी केचुआ एनिलिडा समुदाय का जीव है, त्वचा है। जितने भी एनिलिडा समुदाय का जीव होते हैं सभी का श्वसन त्वचा होता है। सीप घोंघा, घोंघे मोलस्का समुदाय का जीव है। ये सभी का श्वसन गलफड़ा यानी अंग्रेजी में गिल्स होता है। मेढक के ट्रेडपोल, छोटे ट्रेडपोल, ये भी गलफड़ा है। लार्मा, ये भी गलफड़ा है। मैंग्रोव, यह एक प्रकार का पौधा है जो समुद्र के किनारे दलदल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका श्वसन की क्रिया श्वसन मूल से होता है। यानी मैंग्रोव पौधे में श्वसन का अंग क्या है? श्वसन मूल भी है। और स्पॉन्ज, हाइड्रा एक कोशिकीय है। ये दोनों में श्वसन की जो क्रिया होती है वो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये था हम लोग को श्वसन अंग और जीवों का नाम के बारे में। अब आइए हम आपको फेफड़ा के बारे में बताते हैं। देखिए मनुष्य के फेफड़ा के बारे में। देखिए विद्यार्थी, मनुष्य के फेफड़ा के बारे में आप समझिए। मैं पहले रफ फिगर बना रहा हूं आपके सामने, इसके बाद आपको डिटेल से बना करके लिख करके आपको दिखाया जाएगा। देखिएगा, मनुष्य का जो फेफड़ा है वो पहले ट्रैकिया, ये देखिए ट्रैकिया है, देख रहे होंगे ट्रैकिया, ये ट्रैकिया की लंबाई है जिसके ऊपर लैरिक्स लगा रहता है। ठीक है, अब इसी में एक बाएं फेफड़ा और एक दाएं फेफड़ा होती है। ठीक है, एक बाएं फेफड़ा और दाएं फेफड़ा, जहां पर ये जुटता है उसे ब्रोकाई, प्राइमरी ब्रोकाई कहते हैं। यदि इसको ऐसे समझा जाए तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं
दायां, और इस भाग को बोलते हैं बायां। समझे बात को? यहां पर तो जो भी रहेगा, दायां कौन है बायां कौन है, बार बार आप सट करके तो नहीं देखेंगे, खैर कोई बात नहीं। आप एक तरफ लिख देंगे कि ये दाएं फेफड़ा है और ये बाएं फेफड़ा है, तो समझ जाएंगे कि दाएं फेफड़ा कौन है बाएं फेफड़ा कौन है। दाएं फेफड़ा में 3 थैली होती है, 3 को। यह देखिए बन गया 3 थैलियां, एक बड़ी 2 छोटी, एक क्षैतिज स्तंभ एक उदग्र स्तंभ, क्षैतिज कतार और उदग्र कतार कहते हैं। और इसमें 2 थैली होती है, याद रहे। उसमें 2 फेफड़ा होती है, एक का नाम दाएं फेफड़ा एक का नाम बाएं फेफड़े। दाएं फेफड़ा में 3 थैली होती है, एक बड़ी 2 छोटी होती है। आप लोग को एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया। और बाएं फेफड़ा में 2 थैलियां होती है, देख रहे हो। इन फेफड़ों में छोटी 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 पावरोटी ब्रेड की तरह एकदम मुलायम होता है, दबाइएगा तो सिकुड़ जाएगा, छोड़िएगा तो फैल जाएगा। ये छोटी छोटी आपके सामने दिखा रहे हैं विद्यार्थी जी, ये छिद्र है। इस छिद्र को बोलते हैं वायु प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं? वायु प्रकोष्ठ। इसी के मदद से O2 ऑक्सीजन वायु प्रवेश करता है और इसी के मदद से CO2 बाहर निष्कासित होता है। आइए हम एक यहां पर जीवन और जिंदगी संबंधित बात को यहां जोड़ते हैं। इस फेफड़े का काम अभी आपने सुना कि हवा को सोखने के लिए, ऑक्सीजन को सोखने के लिए प्रकृति ने तोहफे के रूप में हम लोग को दिया है, हमें बनाए हैं, लेकिन हम लोग इसे सिगरेट के धुआं सोखवाते हैं, गांजा के धुआं सोखवाते हैं। इसलिए नो स्मोकिंग, सावधान रहें। इस वीडियो में आपको फेफड़ा से संबंधित बातों को मैं बता रहा हूं। इस वायु प्रकोष्ठ जो है छोटी छोटी छिद्र, उस छिद्र में वो गांजा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि को जो आप सेवन करते हैं, धुएं के रूप में जो लेते हैं, मुंह के माध्यम से छोड़ते हैं नाक के माध्यम से, धीरे धीरे उपयोग करते करते इन्हीं जगहों पर टार के रूप में तरल पदार्थ जमा होता है। ऐसा तरल पदार्थ जिस प्रकार से इंजन से जला हुआ मोबिल निकलता है, उसी प्रकार से इस फेफड़े के अंदर टार पैदा होता है। आप सिनेमा घरों में सिनेमा के जब देखते हैं तो ऐसी चीजों को प्रचार वहां किया जाता है, आपको सावधान किया जाता है, लेकिन आप नहीं समझते हैं। उसे हल्के में ना ले, न तो हल्के में जाइएगा। इसलिए विद्यार्थी, इस वायु प्रकोष्ठ, आज जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के नाम से जाना जाता है, इन्हीं वायु प्रकोष्ठ को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। अब बताइए कि इस वायु प्रकोष्ठ, वायु बंद हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर भोजन पानी तो ज्यादा कुछ समय तक वेट किया जाएगा तो मृत्यु नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन कुछ समय के लिए रोक दिया जाए तो क्या होगा? तो कोरोना वायरस से प्रभावित इसी अंग को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, फेफड़ा। और फेफड़े में किसका? वायु प्रकोष्ठ का।
मेरे इस वीडियो के माध्यम से यदि 10 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी के परिवारों में संभल जाते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों और उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से नर्म निवेदन विनती करता हूं कि इन चीजों को समझें और ऐसे चीज को यदि लत आज है तो अभी छोड़ें। आपको समय लगेगा लेकिन प्रयास करें छोड़े, और नहीं तो आप उसको नहीं छोड़िएगा तो आप परिवार को छोड़ दीजिएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, विनती है, इन चीज को समझिए। हमारे साइंस में जो भी चीज दिया जाता है वो उसे अनुभव कर, जांच कर, अध्ययन कर, विशेष ज्ञान कर, तब विज्ञान में लिखी जाती है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ये ट्रैकिया है, ये लैरिक्स है, दाएं और बाएं फेफड़ा है। दाएं फेफड़ा में 3 थैलियां हैं, एक बड़ी थैली, 2 छोटी थैली, क्षैतिज कतार और उदग्र कतार। इसमें 2 है थैली है। ये छोटे छोटे छिद्रों को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, एल्वियोलाई भी कहा जाता है। इसका काम हुआ वायु ऑक्सीजन को सोखना, खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो आइए अब हम मनुष्य के फेफड़े का सचित्र वर्णन करते हैं। यह है क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने मनुष्य के फेफड़े का सचित्र वर्णन किया गया है। मैं एक बार इसको दोहराते हैं। मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़ा होता है, जो ट्रैकिया के निचले भाग, ये ट्रैकिया विद्यार्थी निचले भाग प्राइमरी ब्रोंकाई से जुड़ा रहता है। प्रत्येक मनुष्य में 2 फेफड़ा होता है, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा। प्रत्येक मनुष्य में 2 फेफड़ा होता है, जिसे बाएं और दाएं फेफड़ा कहा जाता है। दाएं फेफड़ा में 3 थैली होती है। दाएं फेफड़ा में 3 थैली होती है, एक बड़ी और 2 छोटी, एक बड़ी और 2 छोटी, तथा बाएं फेफड़ा में 2 थैली होती है। प्रत्येक फेफड़ा में सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी छिद्र होता है, दिख रहा है, छोटी छोटी छिद्र होता है, जिसे वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। इसी से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है और फिर श्वसन क्रिया के बाद CO2 बाहर निकलती है, जिसे आदान प्रदान कहा जाता है, यानी आना और जाना। आने के रूप में ऑक्सीजन, जाने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था। देखिए विद्यार्थियों, आपको पहले वाले वीडियो में भी बायोलॉजी के अंत में होमवर्क के रूप में आज करने के लिए 15 गो अति लघुत्तरीय प्रश्न फिजिक्स से दिया गया था, और इस वीडियो में भी दिया जा रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं बोल रहा हूं। कल दिया गया था 15 तक, आज देखिए 16। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ब्यूटी पार्लर समझ रहे हैं में कौन दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। हजामती दर्पण इसी को कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अवतल दर्पण में फोकस से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरता है? तो प्रधान अक्ष के समांतर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुना। वस्तु का उपनाम क्या कहा जाता है? यानी किस नाम से वस्तु को और पुकारते हैं? तो बिंब के नाम से।
वस्तु को पुकारा जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा विशाल प्रतिबिंब कौन दर्पण में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक। ये पूछा गया एग्जाम में भी। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक में रहे, न्यूमेरिकल में भी बताए हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? उल्टा। वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखने पर प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा? तो जब अनंत पर रखाएगा तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो आपने 16 से 24 तक अभी देखा, मैं आगे और लिख रहा हूं। पूरा से पूरा देखें वीडियो को और याद करें। इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि सेव करते जाए, सेव करते जाए, सेव करते जाए। आप अपने मोबाइल को लाइब्रेरी घोषित मत कर दें, दिमाग को लाइब्रेरी घोषित करें तो सुंदर रहेगा। आगे देखिए आपके सामने 27वां नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर सामने है कि दर्पण सूत्र बताइए, लिखिए जिसमें त्रिज्या हो यानी आर आवे। तो यहाँ एक का मान रखिएगा, ए बराबर r/2। तो ये 1/v प्लस 1/u। 28 समानांतर आपतित प्रकाश किस प्रकार परावर्तित होती है? गोलीय दर्पण में। तो फोकस से, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री हो तब प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? तो प्रतिबिंब की संख्या का सूत्र होता है 360/θ-1। तो यहाँ पर 90 रखेंगे तो 9 चौक 36, 4 और एक कमेगा 3। दर्पण कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के आपको बताया जा चुका है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो विद्यार्थी प्रत्येक वीडियो के अंत में अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि का अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसे आप पूरा से पूरा वीडियो देखें, सुने और आगे का वीडियो इसके जिनमें जो दिया जाएगा आपको क्वेश्चन, वो बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो आगे का वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद।